कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। लेकिन हमारी हीरो की एक दुख से भरी कहानी है। उसकी एक छोटी बहन थी। उसकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। उस दिन हमारे हीरो ने डिसाइड किया वो एक ऐसी दवाई का आविष्कार करेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देगी। उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। कई दिन तो वो अपना खाना पीना भूल जाता था। एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा थक गया, उसने सोचा कि 40 मिनट्स का ब्रेक ले लिया जाए। पर जब हीरो की आंखें खुली, वो मर चुका था। सोते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। हमारे हीरो फाल्मा का एक नई दुनिया में रीइंकार्नेशन हुआ है। जब उसकी आंखें खुली, एक लड़की उसके लिए परेशान हो रही थी। वो कहती है कि आपको हिलना नहीं चाहिए, आपके ऊपर बिजली गिरी थी। फाल्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी आवाज में बदलाव देखता है। वो अपने हाथों को देखता है जो बच्चे जैसे थे। उस लड़की का कहना था कि फाल्मा पर बिजली गिरने के कारण वो कई दिनों से कोमा में था। फाल्मा माफी मांगता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की उसको शीशा दिखाती है, जिसको देख वो एकदम हैरान हो गया था। वो एक बच्चे की बॉडी में फंस गया है। उसे इस दुनिया का, इस शरीर का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी का उसे सब कुछ याद है। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर दर्द होने लगता है। वो उस लड़की से, जो कि उसकी मेड शार्लट है, उससे इस बैंडेज को हटाने के बारे में पूछता है। ये सुनते ही वो तुरंत गर्म पानी ले आती है। जब फाल्मा उस बैंडेज को हटा रहा था, तब उसे एक मार्क दिखाई देता है। उस मार्क को देखकर शार्लट घबरा जाती है और खुशी के आंसू रोना शुरू कर देती है। फाल्मा कहता है कि ये उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। तभी शार्लट बोलती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने चुना है। फाल्मा को ब्लैंक ही हो जाता है। वो तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। शार्लट को तो यकीन ही नहीं होता कि फाल्मा गॉड ऑफ मेडिसिन को कैसी भूल गया, जबकि उनका पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। फाल्मा शार्लट को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और वो उसकी बातें सुनकर और भी कंफ्यूज हो रहा है। तो शार्लट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम शार्लट है, और फिर उसे उसका ही घर घुमाते हुए बताती है कि वो रॉयल फार्मासिस्ट फैमिली से है, जो रॉयल फैमिली के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। यहाँ तक कि फाल्मा का परिवार मैजिक का यूज़ करने में भी माहिर है। फाल्मा पूछता है, तो क्या मैं भी मैजिक यूज़ कर सकता हूँ? शार्लट घबराते हुए बोलती है कि अब आप ये मत बोलना कि आप मैजिक करना भी भूल गए हो। अगर ऐसा हुआ तो फाल्मा को परिवार से ही निकाल दिया जाएगा। फाल्मा क्लियर कर देता है कि वो मैजिक करना भी भूल गया है। शार्लट अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचती है कि शायद मास्टर मजाक कर रहे हैं। वो फाल्मा को बताती है कि वो वाटर मैजिक में बहुत अच्छा था। उसी दिन फाल्मा अपने रूम में वाटर मैजिक का यूज़ करने की कोशिश करता है। उसने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को इमेजिन किया। अचानक फाल्मा का वो मार्क ग्लो करने लगा था। अचानक फाल्मा के हाथों पर पानी तैरने लगता है। ये देख फाल्मा घबरा गया था। वो खिड़की से बाहर सारा पानी फेंक देता है, पर अब वो उस प्रेशर को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह फाल्मा का वो मार्क ग्लो होना बंद हो जाता है, जिससे उसके हाथों से पानी निकलना भी रुक गया था। फाल्मा के मैजिक से भीगी हुई शार्लट बहुत ही ज्यादा खुश थी। शार्लट को आखिर राहत मिली कि फाल्मा मैजिक यूज कर सकता है। फाल्मा ने अपने मैजिक के बारे में काफी सोचा। उसने रियलाइज किया कि वो जिस भी एलिमेंट के फॉर्मूले के बारे में सोचता, उस एलिमेंट को वो क्रिएट कर पा रहा था, और अपने दूसरे हाथ से वो उसे इरेज भी कर पा रहा था। शार्लट फाल्मा के पास आती है और उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहां वो उसे दिखाती है कि यहाँ मौजूद सारी किताबें वो पढ़ चुका है। ये सुनकर फाल्मा एक किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली वो इस किताब की लैंग्वेज को समझ पा रहा था। डिनर टाइम फाल्मा के फादर फाल्मा को ठीक देख काफी खुश थे। वो कहते हैं कि इस खुशी के माहौल में हम तुमसे एक सवाल करेंगे, पर उसकी बीवी मना करती है कि अरे अभी तो ये ठीक हुआ है। फाल्मा बोलता है कि वो तैयार है। उसके फादर उससे एक मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला पूछते हैं, जिसमें ड्रैगन की खाल, छिपकली की पूंछ और चमगादड़ के दांतों का यूज होता है। फाल्मा ने इसका एकदम सटीक जवाब दिया था। उसके फादर कहते हैं अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देनी चाहिए। अब फाल्मा ये नहीं जानता था कि कैसी ट्रेनिंग की बात हो रही है। उसने वहां हाँ तो कह दिया था, पर अब जो आगे होगा उन सब के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब अगले सीन में हमें स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा के दर्शन करवाए जाते हैं, जो कि फाल्मा की मैजिक टीचर है, जिसका नाम एलिन है। अब ट्रेनिंग के दौरान फाल्मा को शांत और डिसिप्लिन में देख एलिन को शक होने लगता है कि कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं है। फाल्मा बहाने बनाते हुए बोलता है कि उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। एलिन उसकी बात को मान लेती है और उससे डिवाइन आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है। अब फाल्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कैसे ही पता होगा। वो तो मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता तो तुझे टीचर रखता ही क्यों। एलिन उसे डिवाइन आर्ट के बारे में बताते हुए एक नदी किनारे ले चलती है और फाल्मा को उसकी जादुई छड़ी निकालने को कहती है। फाल्मा तो जादुई छड़ी लाया ही नहीं। ये सुनकर एलिन उसे अपनी दे देती है, जादुई छड़ी। एलिन फाल्मा को एक मैजिक स्पेल करके दिखाती है और उसके बाद फाल्मा भी उसी मैजिक को ट्राई करता है।
सरप्राइजिंगली फाल्मा का किया मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि एलिन हैरान हो जाती है। वो फाल्मा की बॉडी का मायना चेक करने लगती है। उसने फाल्मा को एक टूल पकड़ा दिया जो मायना मेजर करता है। जैसे ही फाल्मा अपना मायना रिलीज करता है, वो टूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख एलन की फटके 4 हो जाती है। इतना पावरफुल मैजिक या तो गॉड या तो डीमन लॉर्ड के पास ही हो सकता है। वो एलन के कंधे पर वही चमकता निशान देखती है। उसने पहचान लिया था कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन का निशान है। एलन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। उसका चश्मा टूट गया था। वो एलन को बोलती है कि वो कभी भी किसी के सामने मायना मेजर टूल को ना पकड़े, यहाँ तक कि उसके खुद के फादर के सामने भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एलन और फाल्मा एक बेंच पर बैठे हुए थे। एलन अभी भी डरी हुई थी। ये देख फाल्मा कुछ फनी करने की कोशिश करता है और ये वामन की लड़की उसके चक्कर में फंस भी जाती है। अब जब फाल्मा अपने हाथों से स्कोप बना के एलन को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक नई स्किल के बारे में पता चलता है। ये डिवाइन आइज थी। इसकी मदद से फाल्मा किसी की भी बॉडी के अंदर की इंजरी को देख सकता है। इन डिवाइन आंखों से वो एलन को बताता है कि उसकी आंखों में और उसकी उंगलियों में चोट है। एलन सरप्राइज हो जाती है कि उसे ये कैसे पता। वो उसे बताता है कि जब वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था, तब उसकी फिंगर ग्लो कर रही थी। एलन और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसे तो शक होने लगा था कि एलन इंसान ही नहीं है। तभी उसकी नज़र एलन की परछाई पर पड़ती है, जो कि थी ही नहीं। ये देखने के बाद एलन बिन कुछ सोचे वहां से भाग जाती है। अगले दिन क्लास लेने एलन आई ही नहीं। वाल्मा के फादर उसे बताते हैं कि एलन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिस वजह से आज वो उसकी क्लास नहीं ले पाएगी। उसके फादर ने उसे एक दवाई दी जिसको उसे एलन तक पहुंचाना था। रूम से बाहर निकलते ही फाल्मा उस दवाई को स्कैन करने लगता है। उसे पता चला कि ये दवाई इतनी भी असरदार नहीं है। उसने उस पर कोई जादू किया जिससे अब ये बेहतर असर करेगी। हम एलन को देखते हैं जिसने आर्मर पहना हुआ था। वो फाल्मा को देख डरते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। फाल्मा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। एलन उस पर यकीन करती है और अपने सिर से हेलमेट को उतार देती है। उसकी शक्ल को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी बीमार है। वो फाल्मा से उसके यहाँ होने की वजह पूछती है। फाल्मा उसे बताता है कि उसके फादर ने उसके लिए दवाई भेजी है और साथ ही उसने इस दवाई को बेहतर भी कर दिया है। ये सुन एलन फिर से घबराने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। फाल्मा हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तुम क्या बक रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा, बल्कि इस दवाई को खाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर एलन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर फाल्मा उसके पास आके उसके हाथों को पकड़ता है। वो कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, और एलन को फूल देके वो वहां से निकल जाता है। उसने एलन को पटा लिया था। वो थोड़ा शर्माने लगी थी। अगले दिन एलन फार्मा को ट्रेन करने आई थी, लेकिन ये क्या, आज भी उसने आर्मर पहना हुआ है। उसका कहना था कि उसे अपने स्टूडेंट पे तो भरोसा है, पर उसके मैजिक पर नहीं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसने ये आर्मर अपनी सुरक्षा के लिए पहना है। वो फाल्मा को थैंक यू भी कहती है। कल जो उसने मेडिसिन दी थी उससे वो जल्दी ठीक हो गई। अब ट्रेनिंग शुरू करने के बाद एलन ने एक बार फिर फाल्मा का मैजिक देख हैरान हो गई थी। सीन चेंज होता है और हम फार्मा को सभी को ताड़ते हुए देखते हैं। उसने अपनी डिवाइन आई की मदद से सबकी अंदरूनी चोट को देखना शुरू किया। वो उन्हें नोट कर लेता है और तय करता है कि वो सभी के लिए दवाई बनाएगा। फार्मा अपनी लैब में अपने मैजिक से दवाई बनाना शुरू भी कर देता है। दवाई के बनने के बाद वो सीधा शार्लेट के पास जाता है। उसने वो दवाई शार्लेट को दे दी। हम देखते हैं कि शार्लेट इतनी खुश हुई थी कि वो लगभग वहां रोने ही लगी थी। वो फाल्मा को ये सब करने के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद ये लोग सभी में वो दवाइयाँ बांट देते हैं। फाल्मा से मिली दवाइयाँ देखकर ये लोग भी बहुत खुश हुए थे। एक रॉयल फैमिली फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिसिन ट्रीटमेंट मिलना ये कोई आम बात नहीं है। असल में ये लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। यहाँ पर शार्लेट इस बात का भी जिक्र करती है कि कैसे दुनिया में लाखों लोग सही इलाज ना मिलने के कारण मारे जाते हैं। ये बात फाल्मा के दिल पर आके लगी थी। अगले दिन डिनर के टाइम जब फाल्मा अपने माता पिता को देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ उसकी बहन नहीं है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है और ये बीमारी मरीज से दूसरों में फैलती है, इसीलिए उसे अपने रूम में क्वारंटीन करके रखा गया है। अब यहाँ फार्मा सोचता है कि ये बीमारी उसकी दुनिया में भी थी, लेकिन यहाँ ये बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन फाल्मा को इसका इलाज पता था। इसके बाद ही उसने तुरंत दवाई बनाना शुरू कर दिया। वो उस दवाई को अपनी बहन के खाने में मिला देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन से मिलने गया। अपने भाई को यहाँ देख वो घबरा जाती है। वो बोलती है कि फादर ने सबको मेरे पास आने से मना किया है। फाल्मा उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि वो उसके लिए दवाई लेके आया है। उसकी बहन ब्लांच वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि इस दुनिया में अब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं बन पाई है। फाल्मा घबराने लगता है और झूठ बोलता है कि इस दवाई के बारे में उनके फादर की किताब में ही लिखा हुआ था, शायद वो भूल गए होंगे। वो अपनी बहन को इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है, जिसके बाद वो ब्लांच को खाना खिलाता है।
वो उसके पास ही रुका रहा और उसका पूरा ख्याल रखा। ब्लांच कहती है, आज फाल्मा बहुत अलग बर्ताव कर रहा है। इससे पहले वो कभी भी उसके साथ नहीं खेला करता था। उसे अपना ये वाला भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। फाल्मा को अपनी छोटी बहन याद आ गई थी। कुछ दिनों बाद ब्लांच एकदम ठीक हो जाती है। फाल्मा इसके बाद एक मिनी माइक्रोस्कोप बना लेता है, क्योंकि वो हर बार अपनी डिवाइन आई का यूज़ यूँ खुले में नहीं कर सकता। उसी वक्त उसके रूम में कोई आ गया था। वो उसे बताने आया था कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। फाल्मा अपने फादर से मिलने गया, लेकिन यहाँ सिर्फ उसके फादर ही नहीं, कोई और लोग भी मौजूद थे। फाल्मा के फादर उसे अपना सामान पैक करने को कहते हैं। उन्हें रॉयल कैपिटल के लिए तुरंत रवाना होना होगा। अगले सीन में हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो मरने की कगार तक पहुंच चुकी है। उनके इलाज के लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बुलाया गया है। सभी डॉक्टरों ने, फार्मासिस्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर कोई भी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाया। वहाँ सभी ने हार मान ली थी। यहाँ तक कि फार्मा के फादर ने तक ये कह दिया इनका इलाज नहीं हो पाएगा। वहाँ खड़ा फाल्मा सोचता है ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। फाल्मा अपनी डिवाइन आई का यूज़ करता है। उसे पता चला कि क्वीन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। इस बीमारी में कोई दवा काम नहीं करती, सिर्फ पेशेंट को वैक्सीन देकर ही बचाया जा सकता है। पर यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। यहाँ वाकई क्वीन को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी क्वीन के छोटे बच्चे उसके पास आकर रोने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी माँ उनसे दूर चली जाए। अब बच्चों को ही रोता हुआ देख फार्मा क्वीन के पास जाता है। वो क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उनका इलाज करने का मौका दे। उसने वहाँ साफ साफ कह दिया था कि वो इस बीमारी का इलाज जानता है। सभी डॉक्टर वहाँ हैरान हो गए थे। कुछ लोग वहाँ बोलते कि बच्चे, क्वीन को परेशान मत करो। उसके फादर भी फाल्मा से कहते हैं कि फाल्मा ऐसा कुछ मत करो जिससे क्वीन को परेशानी हो। लेकिन तभी क्वीन कहती हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपना इलाज करने की इजाज़त देती हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब फाल्मा वापस अपने घर आकर अपनी लैब के दरवाजे को बर्फ से जमा देता है, ताकि कोई भी इस कमरे में ना घुस सके। यहाँ की दुनिया अभी तक बैक्टीरिया और वायरस से अनजान है। वो एक ऐसी दवाई बना रहा था जो वायरस को रोक सके। तभी उसके रूम के बाहर उसके फादर उसको आवाज़ देते हैं। वो कहते हैं फाल्मा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन फार्मा का पूरा ध्यान अपनी दवाई बनाने में था। गुस्से में आकर उसके फादर लैब के दरवाजे को ही ब्लास्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन फार्मा उनकी बात अनसुनी कर देता है और दवाई बनाना जारी रखता है। उसके फादर गुस्से में आकर आइस मैजिक का यूज़ करते हैं। फार्मा ने अपने मैजिक से उनके मैजिक को कैंसिल कर दिया, जिस कारण दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट हो जाती है। उसके फादर एकदम हैरान हो गए थे कि फाल्मा ने ये बिना मंत्र बिना स्टाफ के किया था। अब उनके लिए सवाल बदल गया था। वो फाल्मा से पूछते हैं कि वो कौन है। फाल्मा कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसके फादर की नज़र फार्मा के नोट्स पर जाती है। उसमें फार्मा ने कई सारी दवाइयों का फॉर्मूला लिखा हुआ था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती। फार्मा अपने फादर से बोलता है कि उसने ये सब अपने सपनों में देखा था जब उसके ऊपर बिजली गिरी थी। अब फाल्मा के फादर को सब समझ आ रहा था। उन्होंने फाल्मा का वो चमकता निशान भी देख लिया था। उन्हें यकीन नहीं होता कि गॉड ऑफ मेडिसिन ने उनके बेटे को चुना है। फाल्मा अपने फादर से दवाई बनाने की परमिशन मांगता है और वो ये भी कहता है कि अगर वो दवाई बनाने में कामयाब हो गया तो उसके फादर को रॉयल कैपिटल में और भी महत्व दिया जाएगा। फाल्मा के फादर ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि दवाई अगर वो बना रहा है तो क्रेडिट भी उसे ही मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि क्वीन ने अपनी जान तुम्हारी काबिलियत पर टिकाई हुई है, तुम्हें भी अपना सब कुछ अपनी दवाई पर टिका देना चाहिए। आखिर एक सच्चे फार्मासिस्ट का काम यही तो होता है। फाल्मा उस दीवार को पिघला देता है। उसके फादर एकदम हैरान हो गए थे। फाल्मा पानी से बर्फ तो बना सकता है लेकिन उसे पिघला नहीं सकता। वो एक बार फिर पूछते हैं कि क्या वो सच में फाल्मा है। फार्मा कहता है कि वो अपने आप को फार्मा ही मानता है। अगले दिन फाल्मा दवाई लेकर रॉयल पैलेस जाता है। उसने अपना मुंह ढका हुआ था। ये बात वहां मौजूद डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अच्छी नहीं लगती। यहाँ फार्मा के फादर को ना पाकर कोर्ट फार्मासिस्ट फार्मा से पूछते हैं क्या हमारे फादर भाग गए हैं। फार्मा हंसकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी क्वीन फार्मा को अपने पास बुलाती है। तब तक वहाँ फार्मा के फादर भी आ चुके थे। कोर्ट फार्मासिस्ट फार्मा के फादर से पूछते हैं क्या तुम अपने बेटे को रोकोगे वहीं। वो जवाब देते हैं कि फार्मा ने हम दोनों की स्किल्स को सरपास कर दिया है। क्वीन को दवाई देने से पहले फाल्मा उन्हें कुछ दिखाता है। उसने एक डिवाइस बनाया जिससे बैक्टीरिया को देखा जा सकता था। क्वीन ये देख हैरान थी और पूछती है कि ये क्या चीज़ है। वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को भी ये दिखाया जाता है। वो पूछते हैं कि क्या ये कोई कीड़े हैं। फाल्मा उन्हें इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के बारे में बताता है और इसको खत्म करने के लिए शायद क्वीन को ये दवाई 1 साल तक भी लेनी पड़ सकती है। फाल्मा एक ग्लास में क्वीन को वो दवाई देता है जिसको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हैं। फाल्मा भी वो दवाई ले रहा था और वो कहता है कि उसने भी अपनी ज़िंदगी इस दवाई पर टिकाई हुई है। खैर, अब इस दवाई के बन जाने के बाद इस दुनिया में मेडिकल साइंस का एक नया रेवोल्यूशन आया है। अब ये बीमारी वो नहीं रही जिसका कोई इलाज नहीं है। खैर, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स फाल्मा से इस डिवाइस के बारे में पूछते हैं। फाल्मा कहता है कि ये कोई मैजिक नहीं, एक डिवाइस है और इसका डिज़ाइन वो सबको दे देगा। खैर, क्वीन की दवाई लेने के बाद उनको बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और ये देख सभी लोग फाल्मा की तारीफ करते हैं। अब इसके कुछ देर बाद फाल्मा वापस अपने फादर के साथ घर लौट रहा था। फाल्मा के फादर ब्रूनो वो याद करते हैं वो दिन जैसे फाल्मा आज घबराया हुआ बैठा हुआ है। वो पहले भी ऐसा था। असल में फाल्मा एक नाजुक बच्चा था और ब्रूनो काफ़ी सख्त फादर थे।
असल में फाल्मा जब भी कुछ करने की कोशिश करता था और वो नहीं हो पाता था तो वो रोने लग जाता था। ब्रूनो का मानना था कि एक सच्चे फार्मासिस्ट को स्किल की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है जो अपने मरीज को समझ सके। लेकिन वो कभी अपने बेटे को नहीं समझ सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि आखिर उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन वो इतना तो जान चुके हैं, जो आज उनके सामने बैठा है वो फाल्मा नहीं। अब यहाँ से कहानी कुछ महीनों आगे जाती है। फाल्मा, जो कि क्वीन को चेक करने के लिए रॉयल पैलेस आया हुआ था, क्वीन को देख लग रहा था कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। क्वीन फाल्मा को बताती हैं कि उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें तो यकीन हो गया था कि वो मरने वाली हैं, लेकिन अपने बच्चों के खातिर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। ये सब सुन के फाल्मा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो वहां से जाते हुए महारानी को अपना ख्याल रखने को कहता है। अगले दिन फाल्मा और उसके फादर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वापस रॉयल पैलेस पहुंच गए थे। आज उन्हें क्वीन की तरफ से सम्मानित किया जाने वाला था। क्वीन सबसे पहले फाल्मा के फादर को सामने बुलाती है और उनके कंधे पर मैजिक स्टाफ रखे उन्हें सम्मानित करती हैं। इसके बाद बारी आती है फाल्मा की। उसे भी सम्मानित किया जाता है और उसे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग दिया जाता है और उसे परमिशन दी गई पूरे किंगडम में कहीं भी अपनी फार्मेसी खोलने की। ये फाल्मा के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। वो क्वीन का शुक्रिया अदा करता है। अगले ही दिन फार्मेसी बनने का काम शुरू हो गया। क्वीन की तरफ से किंगडम के बेहतरीन कारपेंटर्स भेजे गए थे, लेकिन परेशानी ये थी कि ये सब फाल्मा के लिए बहुत जल्दी हो रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि फार्मेसी कैसी होनी चाहिए। उसने तो हमेशा सोचा था कि वो भी बाकियों की तरह छोटे से शुरुआत करेगा। तभी वहाँ एलेन आती है। उसे यहाँ फाल्मा की मदद करने के लिए ही भेजा गया था। सबकी सलाह लेने के बाद आखिर फाल्मा के मन में एक डिज़ाइन आता है। उस पर तुरंत जोरों शोरों से काम शुरू हो गया था, पर अब वो सोच रहा था कि फार्मेसी का नाम क्या रहेगा। वो अपनी दवाइयों से लोगों का भला करना चाहता है। वो मन में सोचता है कि पीसफुल फार्मेसी नाम कैसा रहेगा। वैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी कोई पैरेलल वर्ल्ड में फार्मेसी खोलेगा, और वो ये बात एक कारपेंटर सुन लेता है। तुरंत पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी नाम का एक बोर्ड बन गया था। फाल्मा बेचारा वहाँ खड़ा सोच रहा था कि ये क्या हो गया। तभी वहाँ एलेन भी आ जाती है। फार्मेसी का नाम देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। एलेन उनसे कहती है, नाम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फार्मा शर्माते हुए कहता है, अरे यार ओके। जब एलेन फार्मा से बात कर रही थी तभी वहाँ हम एक नए शख्स को देखते हैं। वो फाल्मा से पूछता है कि वो यहाँ का नौकर है या फिर यहाँ का बॉस। फाल्मा फेक स्माइल के साथ कहता है, बॉब। वो आदमी बोलता है कि तुम तो काफ़ी छोटे हो, फिर भी इस फार्मेसी के मालिक हो। तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम तो बस यहाँ कैंडी ही बना पाओगे। एलेन को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर फाल्मा उसे रोकते हुए कहता है कि बकलोली मत कर पगड़ी। खैर, ये आदमी यहाँ की कॉमन और फार्मेसी गिल्ड से आया है और उसने सुना है कि फार्मा सस्ती दवाइयाँ बेचने वाला है। फाल्मा कहता है कि हाँ, वो यहाँ सस्ती दवाइयाँ बेचने वाला है। ये बात सुन के उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। तभी एलेन उनके बीच में आ जाती है और उस आदमी को धमकी देती है कि अगर तुम इस फार्मेसी को बर्बाद करने की सोच रहे हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वहाँ उसकी फटके 45 हो गई थी। वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो तो यहाँ बस दोस्ती करने आया था, पर एलेन उसे लगातार गाली दिए ही जा रही थी। और यहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि ऐसी बदनी हमें भी चाहिए। खैर, वो लोग फार्मेसी के अंदर आ गए थे। अब फार्मेसी तो बन चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी फार्मेसी चलाने के लिए वो दोनों काफ़ी नहीं हैं। फार्मा को ऐसी चीज़ की टेंशन हो रही थी। तभी वहाँ शार्लट आती है। शार्लट बताती है कि वो इसमें मैप में बहुत अच्छी है और वो बिल काउंटर अच्छे से संभाल सकती है। फार्मा हंस पड़ता है और कहता है कि तुम तो अभी 9 साल की हो। तो शार्लट भी बोलती है कि आप भी तो 10 साल के हैं। वो बस फार्मा की मदद करना चाहती है। उसने लगभग वहाँ रो ही दिया था। फाल्मा कहता है कि वो उसको समझता है और उसकी बात को मान लेता है। वो कहता है कि उसे छोटी मोटी कामों में उसकी मदद चाहिए होगी। शार्लट तो वहाँ खुशी के मारे झूमने लगी थी, लेकिन अभी भी टैक्सेस और डॉक्यूमेंट संभालने के लिए उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फाल्मा वापस फूलों का गुलदस्ता लेकर घर जा रहा है। आज यहाँ का माहौल काफ़ी उदासी भरा है। फाल्मा को पता चलता है कि उनके परिवार का फाइनेंस संभालने वाला सेड्रिक, जिसने काफ़ी साल उनके परिवार को दिए हैं, आज वो रिटायर हो रहा है। ये बात सभी को आज अचानक से पता चली। सेड्रिक कहता है कि फार्मा के फादर ने उन्हें सभी कामों से आज़ाद कर दिया है। शायद वो चाहते हैं कि अब वो कंट्री के लिए भी कुछ करें। वाल्मा ये बात सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, क्या आप मेरे लिए काम करोगे? सेड्रिक हाँ तो कह देता है, पर उसे कुछ समझा नहीं था। वाल्मा सीधा अपने फादर से बात करता है सेड्रिक को हायर करने के लिए। वाल्मा के फादर कहते हैं कि उन्होंने सेड्रिक को फ्री कर दिया है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तभी ब्रूनो वहाँ एक बड़ा सा बक्सा और मंगवाता है। वो पूरा बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ब्रूनो फाल्मा को ये सब तोहफे के तौर पर देता है ताकि वो अपनी फार्मेसी चला सके। इसी बहाने ब्रूनो एक अच्छे फादर होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसके बाद वो सेड्रिक की तारीफ भी करते हैं कि वो कितना ईमानदार और फाइनेंस संभालने में कितना माहिर है। तो फाल्मा के मन में सवाल आता है, फिर उन्होंने उसे निकाला क्यों? वो कोई जवाब नहीं देते। उनकी चुप्पी का मतलब फाल्मा समझ गया था
कि ये सब उन्होंने उसके लिए ही किया है। अब कुछ वक्त बाद फार्मेसी की ओपनिंग हो जाती है, पर उनकी फार्मेसी के पहले ही दिन कोई कस्टमर नहीं आया। वो लोग इसको लेके बहुत ही उदास थे। फार्मेसी को खुले 1 महीना हो गया, लेकिन कोई पेशेंट नहीं आया। आखिर एक दिन उनकी फार्मेसी में एक कस्टमर आया। वो एक बूढ़े अंकल थे और वो यहाँ एक टॉफी खरीदने आए थे। वो सब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ फाल्मा के फादर और उसकी माँ भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इतना सिंपल उन्होंने भेस बदला था कि फाल्मा उन्हें बड़े आराम से पहचान लेता है। फाल्मा उन्हें अंदर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी फार्मेसी बिल्कुल नहीं चल रही है। अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो उसकी फार्मेसी देखना चाहते हैं। सबसे पहले फाल्मा उन्हें दवाइयों से भरा कमरा दिखाता है, फिर वो उन्हें पेशेंट्स के लिए बेडरूम दिखाता है। अब ये सब दिखाने के बाद फाल्मा अपने फादर से पूछता है कि क्या कोई कमी है। ब्रूनो कहता है कि कोई कमी नहीं है। तभी फाल्मा की माँ उसे एक आइडिया देती है। दवाइयों के साथ वो उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने की भी सलाह देती है, जो कि सस्ती हो और क्वालिटी में भी अच्छी हो और ऐसी हो जो हर तरह की महिला उसे यूज़ कर सके। फाल्मा को इस आइडिया में दम लगता है। अब उसके फादर कहते हैं कि अगर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएगा तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो केमिकल का यूज़ ना करे। केमिकल स्किन डिसीज का कारण बनती हैं। अब जब उन दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थीं और ब्रूनो अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी उसकी फार्मेसी में भगा चला आता है। उसे जल्द से जल्द यहाँ के फार्मासिस्ट को अपने साथ ले जाना था। वो बताता है कि एक लड़की की हालत बहुत खराब हो गई है। फाल्मा तुरंत उसके साथ जाता है। वो वहाँ देखता है कि एक बग्गी के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। फाल्मा को देख ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो बच्चा उठा लाया है, लेकिन फाल्मा इन पे ध्यान न देकर बग्गी के अंदर घुस जाता है। उस बग्गी के अंदर जो लेडी थी उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। वो अपनी आंखें हल्की हल्की सी ही खोल पा रही थी। अपने सामने एक बच्चा देख वो सोचती है, लग गए गुरु। फाल्मा अपनी डिवाइन आइज से उसे एग्जामिन करता है। उसे बॉडी में कोई बीमारी नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी वो कुछ नसों के पास अजीब से निशान देखता है। ये खुद को दिए चोट जैसे नहीं थे। जिस तरह ये कट लगाए गए हैं, ये किसी प्रोफेशनल का काम है। ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से ये लड़की अपने होशो आभास में भी नहीं है। फाल्मा उसे अपनी फार्मेसी ले आता है और उस लड़की का इलाज करने लगता है। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो लोग उससे सवाल करते हैं कि उसने अपने हाथों पर कट क्यों लगाए थे। असल में ये कट इसी लड़की ने ही लगाए थे। नसों पर हल्के कट लगाकर ये जानबूझ के अपना ब्लड लॉस कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से स्किन सफ़ेद हो जाती है। इसके क्रश ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, पर ये उसके लिए लॉयल थी। इसने सोचा कि अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, और यही सब बताते हुए वो रोने लग जाती है। माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़ा। एलन उसे समझाती है, अगर तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम औरों का भी दिल तोड़ो। हर एक चीज़ का बदला होता है। वो लड़की एलन से काफ़ी इंस्पायर होती है और निकल पड़ती है मछलियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। अब इसके बाद कहानी कुछ वक्त आगे जाती है। आज फाल्मा का परिवार एक नए शहर में छुट्टियां मनाने आया है और असल में ये जगह क्वीन ने फाल्मा के फादर को तोहफे में दी है। यहीं पर किंगडम के ज़्यादातर व्यापार होते हैं और अधिकतर दवाइयाँ भी यहीं उगती हैं। वहाँ के इंचार्ज ब्रूनो को यहाँ काम करने वाले सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ ब्रूनो को यहाँ ये भी पता चलता है कि उन्हें ट्रेड करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक कंपनी जिसको नेदरलैंड की रॉयल फैमिली चलाती है, वो उनके ट्रेड में बाधा बन रही है। वाल्मा वहाँ एक बकवास सा ओपिनियन देता है कि हम थोड़ा बहुत तो लॉस सह सकते हैं, हमें अभी लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। उसका बाप उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। बाहर शार्लेट और ब्रांच मिट्टी में खेल रहे थे और फाल्मा के आ जाने के बाद वो पानी में खेलने की जिद करने लगते हैं। फाल्मा को पानी में खेलने का शौक नहीं है, लेकिन वो दोनों हद से ज़्यादा जिद करने लगते हैं और उनकी मासूमियत के आगे फाल्मा को झुकना ही पड़ जाता है। वहाँ मौजूद एलन भी कहती हैं, चलो मैं भी नहा लेती हूँ। फाल्मा पूछता है कि आप स्विमिंग सूट लाई हैं? एलन कहती हैं, मुझे स्विमिंग सूट की क्या ज़रूरत। फाल्मा की सोच गंदी होने लगती है। खैर, ब्लांच को पानी में खेलता देख फाल्मा को अपनी बहन याद आ जाती है। वो भी पिछली दुनिया में फाल्मा से पानी में खेलने की जिद किया करती थी। फाल्मा बात को टाल देता है कि वो अगले साल खेलेंगे। वो भी अपने भाई की बात मान के उससे प्रॉमिस ले लेती है। वो वाकई अपने भाई के साथ पानी में खेलना चाहती थी, पर अगले ही साल उसकी गुप्त बीमारी के बारे में पता चला। फिर जो हुआ हम सभी जानते हैं। अचानक वाल्मा को ब्लांच के चिल्लाने की आवाज आती है। वो किनारे से दूर जा चुकी थी, जिस कारण वो समुद्र के तल में डूबने लगी थी। एलन उसकी मदद करने जाती है, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता। उतने में फाल्मा काफी तेजी से ब्लांच की ओर तैरने लगता है। उसे डर लग रहा था कि क्या वो इस दुनिया में भी अपनी बहन को खो देगा। ब्लांच समुद्र के तल की ओर डूबने लगती है। फाल्मा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अचानक उसका मार्ग तेजी से ग्लो करने लगता है। अचानक उस एरिया का सारा पानी गायब हो जाता है। समुद्र के उस हिस्से में वो जगह खोखली हो चुकी थी। पानी वहीं के वहीं थम गया था। वहां मौजूद एलन को अपनी आंखों देखे इस चमत्कार पर यकीन नहीं होता। जिस जगह अभी ये लोग खड़े हैं,
वहां पानी सूख चुका है, यानी कि फाल्मा ने सिर्फ पानी हटाया ही नहीं, यहां से गायब ही कर दिया है। फाल्मा ये खुद नहीं जानता कि उसने ये कैसे क्या किया है। फाल्मा ब्लांच को वहां से बाहर लेकर आता है। उसने फाल्मा को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से ब्लांच को एग्जामिन करता है और तसल्ली करता है कि अब सब कुछ ठीक है। एलन फाल्मा से पूछती है कि वो सब क्या था, लेकिन फाल्मा भी नहीं जानता। वो कहता है कि शायद उसने नेगेटिव एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन एलन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मैजिक चीजों को हटा सकता है, लेकिन तुम्हारे किए मैजिक ने वहां मौजूद पूरे पानी को गायब ही कर दिया। एलन कहती है कि लेकिन तुमने जो भी किया वो ठीक किया, मैं भी डिवाइन मैजिक की मदद से ब्लांच को बचा नहीं पाती। फाल्मा अपनी बहन को याद कर ब्लांच को कस के पकड़ लेता है। उसने अपनी बहन को बचा लिया था। अब जब फाल्मा रात में अपने कमरे में बैठा हुआ था, आज जो भी हुआ वो उसके बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है कि वो मैजिक करते दौरान उसने वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचा। अगर उसने उस वक्त पानी के होने का वजूद ही मिटा दिया था तो इंसान भी तो पानी से बने हैं, यानी कि फाल्मा का मैजिक इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब फाल्मा अपने आप से ही डरने लगता है कि उसने अगर गलती से ब्लांच को ही नुकसान पहुंचा दिया होता तो। तभी शार्लेट वहां आती है और फाल्मा से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। फाल्मा ना में जवाब देता है और कहता है कि आज जो भी हुआ उन सब के बाद तो शार्लेट भी थक गई होगी। शार्लेट वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वो फाल्मा के चेहरे को देखती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुमने जो भी किया वो अपनी बहन को बचाने के लिए किया। फाल्मा कहता है कि उसने सबको डरा दिया था। शार्लेट कहती है कि सारी गलती मेरी है, ब्लांच को बचाने की जिम्मेदारी उसकी थी और आपने तो एकदम कमाल ही कर दिया। आपने हीरो की तरह पानी में छलांग लगा दी और एक हीरो की तरह ब्लांच को भी बचा लिया। फाल्मा कहता है कि नहीं, तुमने अच्छा किया, तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता है, तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। ये बातें सुनकर शार्लेट बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो वहां पर रोने लग जाती है। वो कहती है कि वो फाल्मा के इन शब्दों को कभी नहीं भूलेगी। अचानक सीन चर्च पर शिफ्ट होता है। वहां मौजूद प्रीस्ट और फ्रेंच के उस बच्चे की बात कर रहे थे जिसने समुद्र के पास उस बच्चे को देखा जिसने समुद्र का पानी गायब कर दिया। उसने बताया कि वो बच्चा बहुत डरावना है और उसकी एक पूंछ भी है। जहां ये सब हुआ, एक प्रीस्ट उस जगह को एग्जामिन करने गया और उसे पता चला कि यहाँ डिवाइन पावर का यूज किया गया है। उन्हें यह भी पता चला है कि उस बच्चे की कोई परछाई नहीं है। इन प्रीस्ट ने उस बच्चे को खत्म करने का निश्चय कर लिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज फार्मा की फार्मेसी में बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि ये लोग बीच में एक ट्रिप पर जो चले गए थे। हमें यह भी पता चलता है कि अब तो फार्मा की दवाइयां भी अच्छे से बिकने लगी हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी चर्च के दो प्रीस्ट फार्मा की फार्मेसी में काफी देर से खड़े हैं। वो लगातार फार्मा को ही घूरे जा रहे थे। फार्मा ने भी ये नोटिस कर लिया था। वो एलन से इन लोगों के बारे में पूछता है। एलन कहती है कि वो फार्मासिस्ट तो नहीं लगते। शार्लेट ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, पर वो बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। शार्लेट कहती है कि हमें गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पर फार्मा मना कर देता है क्योंकि वो उनके मेहमान हैं। अगले दिन की सुबह सुबह जब गार्ड्स अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पर आए ही थे, तभी वो देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी तेजी से फार्मेसी की ओर आ रही है। वो फार्मेसी से जा टकराई थी। ये बात जब ब्रूनो को पता चलती है, वो गार्ड्स पर बहुत गुस्सा करते हैं। ब्रूनो को शक है कि यहाँ मौजूद मेडिकल गिल्ड ये सब कर रही है। वो लोग क्वीन को इन्फॉर्म करने का फैसला करते हैं। वहां पीछे खड़ा फाल्मा सोच रहा था कि ये मेडिकल गिल्ड ने करवाई है या फिर उन सफेद कपड़े वाले लोगों ने। फाल्मा अपने फादर को अभी कोई भी फैसला लेने से मना करता है। हो सकता है कि चीजें कुछ अलग हों और बात आगे बढ़ जाए। अब उस घोड़ा गाड़ी के द्वारा आया हुआ कचरा वो लोग साफ कर रहे थे। वो देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी ने फार्मेसी के अंदर तक नुकसान पहुंचाया है। क्लीनिंग मैजिक भी यहाँ काम नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब तभी हम वही बूढ़े वाले अंकल को देखते हैं जो अपने ताकतवर क्रू के साथ फार्मा की फार्मेसी में आए हैं। ये लोग फार्मा की फार्मेसी को ठीक करने आए हैं क्योंकि फार्मा बहुत अच्छा बच्चा है और उन्हें इसकी दुकान की कैंडी बहुत पसंद है। फार्मा उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। देखते ही देखते टाउन के सभी लोग वहां आ जाते हैं। वो फाल्मा से कहते हैं कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वाल्मा उनके लिए सस्ती दवाइयां बनाता था। वो इतना अच्छा था जिस कारण सभी लोग उसकी मदद करने आ जाते हैं। बंदे ने पैसे नहीं, नाम कमाया है। पाल्मा और सेल्ट्रिक ये देख काफी इमोशनल हो गए थे। तभी रोते हुए एक लड़की वहां आती है। वो बताती है कि उसके फादर गर्मी से बेहोश हो गए हैं। उसने उन्हें उठाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। सभी लोग फाल्मा को उसका इलाज करने को कहते हैं। यहाँ पर वो सब संभाल लेंगे। फाल्मा भी उस लड़की को लेकर उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में हम देखते हैं कि इस लड़की का बर्ताव काफी अजीब है। वो लड़की फाल्मा को टाउन से काफी दूर ले आई थी। अचानक फाल्मा पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की गायब थी। और तभी फाल्मा देखता है उन सफेद कपड़े वाले लोगों को जिन्होंने उसे घेर लिया है। वो फाल्मा से सीधा सवाल करते हैं कि तुम वही हो ना जिसने समुद्र के पानी को गायब कर दिया था। फाल्मा को एलन की वो क्लास याद आती है जब उसने उसे चर्च के बारे में बताया था। चर्च वो जगह है जहां डिवाइन आर्ट और नोबल्स की सारी जानकारी मौजूद है
और चर्च ही नोबल परिवार के बच्चों को डिवाइन आर्ट देते हैं। इनका पद क्वीन से भी ऊपर होता है और इनका बस यही काम नहीं, ये लोग ईविल स्पिरिट को भी खत्म करते हैं। उनमें से ही एक ऑफिसर फाल्मा के सामने खड़ा था। वो कहता है कि तुम खुलेआम कैसे घूम सकते हो। वो फाल्मा को ईविल स्पिरिट बता रहा था। फाल्मा कहता भी है कि आपको कोई गलत फहमी है, मैं एक आम इंसान हूं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेल्मन फाल्मा को पकड़ने के लिए उस पर बाइंड मैजिक का यूज करते हैं, पर फाल्मा के ऊपर उस मैजिक का असर ही नहीं होता। वहां मौजूद बाकी ऑफिसर्स ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन फाल्मा के आगे किसी का मैजिक काम नहीं करता। इससे परेशान होकर वो लोग सोड डांस ऑफ आर्ट का यूज करते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं किया। फाल्मा फिर बोलता है कि मैं एक आम इंसान हूं, मुझ पे ये काम नहीं करेगा। सैलमन कहता है कि हमें इस बच्चे को जिंदा ही पकड़ना होगा। वो सभी मिलकर फाल्मा पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन इस बार फाल्मा का माथा खिसक गया था। उसने बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान बना दी। फाल्मा का ये रूप देख सैलमन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाता है। फाल्मा उन्हें धमकाता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। तभी सैलमन की नज़र फाल्मा के उस निशान पर जाती है जो पैंस्थीसिया का होली मार्क है। यही वजह है कि फाल्मा की कोई शैडो नहीं है और उसके पास इतनी डिवाइन पावर है। वो सभी लोग फाल्मा के आगे अपना सिर झुका लेते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बाप को पहचान नहीं पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। अब क्योंकि ये लोग फाल्मा के आगे बुरी तरह हार गए थे, तो जैसा युद्ध में होता है, विजेता हारने वाले को मार देता है। तो सैलमन कहता है कि आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे साथियों को जाने दीजिए। अब इससे पहले सैलमन अपने आप को मारता, फाल्मा उसका हथियार पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से देखता है कि सैलमन का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, जो कि घोड़े के ऊपर से गिरने की वजह से हुआ था। इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी था, लेकिन शायद इस दुनिया में ऑपरेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर फाल्मा ने इसे किसी और के भरोसे छोड़ा तो सैलमन की डेथ हो सकती है। फाल्मा उन्हें फ्लोस्टेट बॉक्स लाने को कहता है। सैलमन ये जानना चाहता था कि फाल्मा ये सब क्यों कर रहा है, उसे तो बल्कि उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। फाल्मा कहता है कि वो बस लोगों की मदद करना चाहता है। वहाँ टेंट लगाया जाता है। फाल्मा भी पहली बार किसी इंसान की सर्जरी करने जा रहा है। अब इसके कुछ देर बाद फाल्मा टेंट से बाहर निकलता है और उन्हें बताता है कि उनके मास्टर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभी भी पहले जैसा होने में उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन अभी वो उसे टेम्पल ले जा सकते हैं। वो लोग फाल्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। फाल्मा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसका काम है। वो बस कहता है कि आज यहाँ जो हुआ वो किसी को ना बताएं। वो लोग फाल्मा को मेडिसिन गॉड कहते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं। अब इसके कुछ महीनों बाद सैलमन वापस फाल्मा की फार्मेसी में आता है। एलन उनको देख हैरान हो जाती है, क्योंकि चर्च के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का यहाँ आना खतरे की बात थी। लेकिन सैलमन यहाँ फाल्मा का शुक्रिया अदा करने आया था, साथ में स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी लाया था। हमें पता चलता है कि सैलमन का प्रमोशन हो गया है और अब वो चर्च का बिशप बन गया है। सैलमन कहता है कि वो फाल्मा की पूरी तरह मदद करेगा। जो भी फाल्मा के राज को खोलने की कोशिश करेगा वो उसे अकेला ही संभाल लेगा, और उस दिन के लिए माफ़ी के तौर पर वो फाल्मा के लिए एक नया गिफ्ट भी लेकर आया है। ये थी मेडिसिन गॉड की छड़ी, जो कि चर्च में संभाल कर रखी हुई थी। ये फाल्मा की डिवाइन पावर को और भी ताकतवर कर देगा। साथ ही ये लड़ाई, हीलिंग और किसी चीज़ को ढूंढने में भी कारगर है। इसको देखने के बाद एलन का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। इस छड़ी की एक और ख़ास बात थी कि ये अपने मालिक के हिसाब से अपने साइज़ को मैनिपुलेट भी कर सकती है। लेकिन फाल्मा इस छड़ी को लेने से हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि अगर ये खो गई या टूट गई तो क्या होगा। सैलमन बस उसे छड़ी को हाथ में लेने को कहता है। जैसे ही फाल्मा ने उसे हाथ में लिया, वो चमकने लगी। सैलमन हंसते हुए कहता है कि छड़ी ने आपको मालिक के तौर पर चुन लिया है। एलन इस छड़ी के नशे में पूरी तरह डूब गई थी। वो फाल्मा से उसे छूने के लिए मांगती है, लेकिन जैसे ही छड़ी उसने एलन को दी, वो छड़ी उसके हाथों से आर पार हो जाती है। सैलमन बताता है कि बस एक गॉड ही इस छड़ी को यूज कर सकता है। ये सुन एलन फाल्मा को चिढ़ाने लगती है। फाल्मा कहता है कि वो कोई गॉड वॉड नहीं है। सैलमन बताता है कि अगर फाल्मा एक ह्यूमन से भी ज्यादा डिवाइन पावर इसमें यूज करे तो वो इस छड़ी की मदद से उड़ भी सकता है। एलन अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ से जाते दौरान सैलमन फार्मा को निश्चिंत रहने को कहता है। जब तक वो चर्च का हेड है, वो फार्मा पर कोई मुसीबत आने नहीं देगा, और वो इसका भी पता लगा के रहेगा कि कौन फार्मेसी के अंदर घोड़ा गाड़ी लेकर आया था। और हाँ, वो फार्मा को एक लॉकेट भी लेता है। ये लॉकेट फार्मा की डिवाइन पावर को कंट्रोल में रखेगी। इसकी मदद से फार्मा अपनी डिवाइन पावर को पूरी तरह छिपा भी सकता है, यहाँ तक कि इसको पहनने के बाद फार्मा की शैडो भी दिखाई देने लगेगी। छड़ी से ज़्यादा फार्मा इसको लेकर ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ऐसा सैलमन के पूछने पर फार्मा कहता है कि वो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद फार्मा शार्लेट के साथ शॉपिंग करने जाता है। रास्ते में एक मेडिकल के पास उसने एक औरत को परेशान होता देखा। वो औरत परेशान थी क्योंकि इस मेडिकल फार्मेसिस्ट के पास पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी जैसी दवाई नहीं है।
वो कहता है कि वो लोग उनके जैसी दवाई नहीं बना सकते और साथ ही फार्मा अमीर घर से है। अगर वो सस्ते में दवाई दे भी दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, तो आप उनके साथ काम क्यों नहीं करते? लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी गिल्ड के खिलाफ है। फार्मा ने ये सारी बातें सुन ली थी। फार्मा वापस फार्मेसी जाकर अपनी एक गिल्ड बनाने का डिस्कशन करता है। असल में फार्मा को भी फार्मासिस्ट की कमी है। एलन सवाल करती है कि वो लोग कौन कौन से स्टोर को अपने साथ जोड़ेंगे। फार्मा अभी उसी स्टोर को जोड़ने की बात करता है और वक्त के साथ और भी स्टोर उनसे जुड़ते चले जाएंगे। सेड्रिक को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो सभी पेपर वर्क को संभाल लेगा। वैसे ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। अगर ये सच में सच हो जाता है तो फार्मा की फार्मेसी पर हमेशा की तरह ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी और फार्मा भी ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। खैर, अचानक सीन उसी फार्मेसी के मालिक पर जाता है जिसकी बेटी का बुखार कम ही नहीं हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ मेडिकल गिल्ड ने एक मीटिंग रखी हुई है। यहाँ वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे फार्मा की फार्मेसी के कारण उनको लॉस हो रहा है। फार्मा के सस्ती दवाइयाँ बेचने की वजह से कोई उनकी महंगी दवाई खरीद ही नहीं रहा और वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कॉइन भी उनका साथ दे रही है। हमें पता चलता है कि वो घोड़ा गाड़ी इन लोगों ने ही भेजी थी, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। चीज़ें बहुत जल्दी पहले जैसी हो गईं। वो चश्मे सबको धमकाता है कि अगर कोई भी फार्मा की फार्मेसी के पास जाएगा या उससे मदद लेगा, उसे गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी का इलाज करवाने एक डॉक्टर के पास आया था, लेकिन डॉक्टर वहां मौजूद ही नहीं था। वहां से गुजर रहा फार्मा उसे बताता है कि यहाँ का मालिक एक हफ्ते की छुट्टी पर गया है। फार्मा देखकर ही समझ जाता है कि इस आदमी की बेटी की तबीयत खराब है, पर यह आदमी फार्मा की मदद लेने से हिचकिचा रहा था। लेकिन अपनी बेटी को मजबूर देख वो फार्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फार्मा उसे सामने वाले गेट से नहीं बल्कि पीछे वाले दरवाजे से फार्मेसी के अंदर ले जाता है। उस आदमी को लगा कि ये उसकी हैसियत की वजह से है। अंदर जाके फार्मा उसे मास्क पहनने को कहता है। अब जाके उस आदमी को समझ आया कि फार्मा उसे पीछे वाले दरवाजे से क्यों लेकर आया, ताकि बीमारी दूसरों में ना फैले। इसके बाद फार्मा उसकी बेटी का एकदम अच्छे से इलाज करता है और उसको अच्छे से ट्रीट करते हुए उसको एग्जामिन भी करता है। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर में फार्मा उस आदमी को बताता है कि उसकी बेटी को बुखार हो गया था। वो आदमी पूछता है कि क्या किसी ईविल स्पिरिट ने कब्जा नहीं किया था। फार्मा पूछता है कि ये सब कौन सिखाता है आपको। अब दवाइयों के सभी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फार्मा उन्हें फ्री कर देता है। वो आदमी नोटिस करता है कि इतने वक्त में ही उसकी बेटी का टेम्परेचर कम हो गया है। फार्मा ने उन्हें 5 दिन की दवाई दी और वो कहता है कि अगर इसके बाद भी उसे उसकी ज़रूरत हो तो वो गार्ड से बात कर सकता है। वो आदमी फार्मा से उसकी फ़ीस पूछता है। फार्मा कहता है कि फ़ीस बहुत ही कम है। वो चाहता है कि सभी बच्चों का इलाज अच्छे से हो। जिसके बाद फार्मा अंदर चला जाता है। पेरी कहता है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी वाकई कमाल की जगह है। इस आदमी का नाम पेरी है। अब पेरी वापस घर लौटने के बाद जब वो अपना काम कर रहा था, वो अपनी बीवी को भी पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी और फार्मा के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर वो फार्मा का 1% भी होता तो वो अपनी दुकान अच्छे से चला पाता। वो फार्मा से मदद भी नहीं ले सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। उसकी वाइफ उसका हौसला बढ़ाती है कि वो जानती है कि वो कितनी मेहनत करता है और वो रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि उनके ऊपर कर्ज भी है और अभी उनकी बेटी छोटी है जिसका भविष्य उन्हीं के हाथों में है। पेरी ये कहते हुए रोने लगता है कि वो तो अपनी बेटी का इलाज भी नहीं कर सकता, जिसके बाद वो दोनों ही दुखी हो जाते हैं। अगले दिन आज फिर कॉमनर मेडिकल गिल्ड में मीटिंग हो रही थी। वो लोग इसी बात को लेकर परेशान थे कि अब उनकी दवाइयां ना के बराबर भी नहीं बिक रही। मोटू बोलता है कि उसने तो अपनी बीवी को फार्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही लगाते पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने उसके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अब वो कैसे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लगा पाएगी। खैर, वो पेरी से पूछता है कि उसकी मेडिकल के क्या हाल है, जो कि फार्मा के फार्मेसी के सबसे करीब है। पेरी बिना कुछ छिपाए सब बता देता है कि फार्मा की फार्मेसी वाकई कमाल की है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने ये भी बताया कि वो अपनी बेटी को भी लेकर गया था। मोटू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये बस साजिश है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। वो बोलता है कि कॉमनर्स को नोबल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उनका फायदा उठाना चाहते हैं। वो नोबल्स पर भरोसा नहीं कर सकते, ना ही उन पर डिपेंड हो सकते। वो कभी भी भलाई का काम छोड़ के वापस रॉयल फैमिली के लिए ही काम कर सकते हैं। इसीलिए वो पूरा कंट्रोल फार्मा के हाथों में नहीं दे सकते, वरना आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। पेरी चिल्लाकर कहता है कि हमें उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। मोटू, जिसका नाम बैरोन है, वो बोलता है कि ये क्या तरीका है अपने मास्टर से बात करने का। पेरी कहता है कि उनके काम करने का तरीका एडवांस्ड और लॉजिकल है। हम जो अपने पूर्वजों द्वारा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम लोग तो खुद भी नहीं जानते कि ये हमारे पेशेंट्स को ठीक करेगी भी या नहीं। हमारी फार्मेसी तुक्के पर चल रही है। बैरोन उसे गिल्ड से निकल जाने को कहता है। पेरी का सब कुछ बर्बाद हो गया था।
उसकी शॉप को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। फार्मा की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसका ख्याल पूछने आता है। पेरी बताता है कि उसने अपनी गिल्ड को पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिस कारण हालात अब ऐसे हो गए हैं। उनका लाइसेंस भी अब उनसे छिन चुका है। फाल्मा माफ़ी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। पेरी कहता है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है और वो हार भी नहीं मान सकता। वो कहता है कि वो देश छोड़ के एक नई शुरुआत करेगा। ये सब सुनकर फाल्मा उसे बताता है कि वो एक नई गिल्ड शुरू करने की सोच रहा है। अगर वो चाहे तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है। ये सुन के पेरी तो रोने ही लगा था। अगले दिन एक नई शुरुआत के साथ पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी की एक नई ब्रांच बनके पेरी अपनी शॉप खोलने जा रहा था। पर वो घबरा रहा था। उसे डर था कि क्या उसकी फार्मेसी चलेगी। वो फार्मा नहीं है। उसकी बेटी उसका हौसला बढ़ाती है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि 50 से ज़्यादा लोग उसकी फार्मेसी के बाहर खड़े हैं। पेरी एक बार फिर खुशी के आंसू रोने लगा था। वो सभी का खुले दिल से स्वागत करता है। अचानक सीन चेंज होता है। हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसको मैजिक सर्कल में कैद किया हुआ था। जिसने उसे पकड़ा हुआ है वो कहता है कि तुमने कई सारे इलाज के तरीके ढूंढे, लोगों ने तुम्हें जीनियस मानना शुरू कर दिया था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो बड़ी बेशर्मी से कहता है कि एक दिन सभी को मरना ही है। वहां मौजूद ब्रूनो उससे गुस्से में पूछता है, तो क्या इसीलिए तुमने सारे एक्सपेरिमेंट जिंदा इंसानों पर किए थे? वो आदमी ब्रूनो का नाम लेते हुए कहता है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रूनो, इस दुनिया में सिर्फ झूठ ही भरा हुआ है। अचानक ब्रूनो की नींद खुलती है। हम देखते हैं कि ब्रूनो बहुत ही घबराया हुआ है। अब अगले दिन डिनर के टाइम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, उसी वक्त ब्रूनो पेल की भेजी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। पेल ब्रांच और फार्मा का बड़ा भाई है जो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मेडिकल फार्मेसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद ब्रूनो फाल्मा को उसके ऑफिस में मिलने को कहते हैं। ब्रूनो बताता है कि कैपिटल के अंदर बहुत जल्द बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें दूर दूर से बड़ी बड़ी हस्तियां भी आने वाली हैं। लेकिन ब्रूनो को पता चला है कि एक अनजान बीमारी लोगों में फैल रही है। ये अजीब तरह की महामारी है जो नेदरलैंड के पास फैलना भी शुरू हो गई है। पेल ने लेटर में बताया है कि इस बीमारी के कारण 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब क्योंकि फेस्टिवल में नेदरलैंड से भी लोग आएंगे, तो यहाँ भी इस महामारी के फैलने का डर है। ये लोग नेदरलैंड के लोगों को आने से रोक भी नहीं सकते। फाल्मा अपने फादर से पूछता है क्या उनके पास इन्फेक्शन के सैंपल हैं। ब्रूनो बताता है कि उन लोगों को तुरंत ही जला दिया गया था और ये उनके द्वारा बहुत ही सही डिसीजन लिया गया था। ऐसा करने से बीमारी के फैलने की गुंजाइश को कम किया गया है। पेल एक और लेटर अपने बाप को भेजता है। उसने उसमें बताया कि उस बीमारी पर रिसर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे वही लोग इससे इन्फेक्ट हो गए, जिस कारण आखिर में उन्हें भी जलाना पड़ा। बेल ने एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस का भी जिक्र किया है जिसकी मदद से उन्होंने बैक्टीरिया का स्केच भेजा है। ये फार्मा का ही वो माइक्रोस्कोप है। खैर, फाल्मा अपने बाप से उस बैक्टीरिया की एक कॉपी मांगता है। यहाँ दूसरी तरफ मेंशन में पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी की ही बातें चल रही थीं। क्वीन को बताया जाता है कि कैसे पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी के बनने के बाद और उसकी दूसरी ब्रांच खुल जाने से उनके किंगडम के लोगों की हेल्थ में 20% का सुधार आया है और फाल्मा की गिल्ड और उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तरक्की पर चल रहे हैं, जो कि कुल मिला के सीधा उनकी कंट्री को ही सपोर्ट कर रहा है। क्वीन खुश होते हुए बोलती है कि उन्हें इसकी पहले से ही उम्मीद थी। क्वीन फाल्मा को तोहफे के तौर पर नोबल बैरोन बनाने का सोचती है, तभी एक लेडी क्वीन को याद दिलाती है कि अभी भी फाल्मा एक बच्चा है। यहाँ दूसरी तरफ एलन फाल्मा से मिलने आई थी, लेकिन उसे फाल्मा काफ़ी परेशान हालत में मिलता है। फाल्मा एलन को इस आने वाली आपदा के बारे में सब कुछ बता देता है और उन्हें इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तभी शार्लट फाल्मा को पेल की भेजी चिट्ठी के बारे में बताती है। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद फाल्मा बड़ा हैरान होता है कि इस दुनिया में भी ये बीमारी है। एलन फाल्मा से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता चला। फाल्मा बताता है कि ये स्केच साफ तो नहीं, लेकिन उसके अंदाजे से ये बीमारी ब्लैक डेथ है। फाल्मा कई सारे फार्मासिस्ट की मदद लेता है ताकि इस बीमारी का सामना कर सके। उसने फेस्टिवल के लिए कई सारे क्वारंटीन भी बनवा दिए हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है ब्लैक डेथ का सामना करने के लिए। फाल्मा कहता है कि इन सब के बावजूद भी नेदरलैंड के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और वो बोलता है कि उसे ये बात हायर अप्स में भी बतानी होगी। फाल्मा ब्रूनो को जाकर ब्लैक डेथ के बारे में बता देता है। ब्रूनो को भी इसका हल्का अंदाजा था, लेकिन इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। पाल्मा मन में सोचता है कि धरती पर 210 साल पहले ऐसी ही एक बीमारी के कारण आधा यूरोप खत्म हो गया था। ब्रूनो कैपिटल के लिए निकल रहा था। ये जानकारी वहां भी देनी बहुत ही जरूरी है। फाल्मा अपने फादर से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग कैपिटल को कुछ नहीं होने देंगे। फाल्मा ने इन्फेक्शन का पता लगाने का तरीका और एक दवाई बना ली है जो इस बीमारी का इलाज कर सकेगी, लेकिन इस वक्त बस फाल्मा ही इस दवाई को बना सकता है, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इसकी सप्लाई को बढ़ाने में।
फाल्मा ने अपने फादर को इम्प्रेस कर दिया था। वो बोलता है कि भले ही दवाई बन गई हो, लेकिन इसको रोकने के लिए इसके इन्फेक्शन को फैलने से रोकना होगा, और इसके लिए रॉयल कैपिटल के फार्मासिस्ट्स काफ़ी नहीं हैं। इसीलिए ब्रूनो सीधा पैलेस क्वीन से मिलने जाता है। वहां उसने क्वीन को इस बीमारी के बारे में सब बता दिया था। क्वीन सभी दरवाजों को बंद रखने को कहती है ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैले। फाल्मा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हर दरवाजे पर इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें कंपाउंडिंग फार्मेसी गिल्ड के सभी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्वीन इसका ऑर्डर दे देती है। वो अपने एम्पायर के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। फाल्मा ने एक एडवांस माइक्रोस्कोप भी बनाया है। फाल्मा पेरी से ब्लैक डेथ की दवाइयों के बारे में पूछता है। पेरी बताता है कि मटेरियल सभी के पास पहुंच गया है, अब वो लोग आसानी से 1000 से ज़्यादा लोगों का इलाज कर पाएंगे। फाल्मा पेरी को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर किसी पर पैसे ना हो तो वो लोग फ्री में उसका इलाज करेंगे। पेरी भी कहता है कि वो लोग मिलकर ब्लैक डेथ को रोकेंगे। क्वीन भी परेशान है फेस्टिवल के दिन को लेके। उनके मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि सभी लोग अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने प्रीस्ट हेड साइमन को भी इसके बारे में बता दिया है, जो कि अपने तरीके से ब्लैक डेथ की सफाई करेंगे। तो एक मिनिस्टर बोलता है कि ये बीमारी जड़ से खत्म हो रही है। क्वीन सभी बातें सुन के बहुत ही खुश थी, लेकिन वो अभी भी सभी को सावधान रहने को कहती है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। क्वीन उन्हें फार्मा के सभी डिसीजन को फॉलो करने को कहती हैं, क्योंकि उसका डिसीजन हमेशा सही होता है। यहाँ दूसरी तरफ फाल्मा और एलन भी निकल पड़े हैं ब्लैक डेथ का सामना करने के लिए, मतलब कि नेदरलैंड से आ रही शिप्स का इंस्पेक्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।